दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जियोग्राफी की इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है मृदा यानी कि सॉइल। आपको बता दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसे तैयार करना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडियन जियोग्राफी के साथ ही साथ पॉलिटी की क्लास भी आपको डेली प्रदान की जा रही है, तो आप लोग अच्छे से एक एक टॉपिक को तैयार करें क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बुक आप लोगों के लिए लाई गई है जिसमें कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सॉइल को भारत की मृदाओं का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। आइए देखते हैं कितने प्रकार का वर्गीकरण है मिट्टी का। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है निम्नलिखित भागों में। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणी मृदा और लास्ट हमारी है पीट मृदा और वन मृदा। बारी बारी से हम सभी को देखेंगे। मृदा शब्द की उत्पत्ति यानी कि सॉइल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फिर फ्लोर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है जिसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न बना है एग्जाम में। रेंगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। काली मृदा के नाम से रेंगुर मृदा को जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है रेंगुर। रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता होती है और आपको पता है कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न बना है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप डिटेल एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिटेल एनसीईआरटी के मेन पॉइंट को भी यहाँ पर संकलित किया गया है। लैटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। जियोग्राफी के लिए ये बुक पर्याप्त है आपके, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है यानी कि इनफर्टाइल होती जा रही है? आंसर होगा लैटराइट मृदा। लोहे की मात्रा की अधिक होने के कारण ये मृदा इनफर्टाइल होती जा रही है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है टीआरई 1 में। एक बार फिर से देखेंगे, मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लैटराइट मृदा मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण की क्षमता पाई जाती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से सबसे अधिक जल पौधे प्राप्त करते हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसलें मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी चल रही है एग्जाम में, इससे अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो चंबल घाटी का निर्माण और नलिका अपर्दन के द्वारा हुआ है। गुली इरोजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में इससे प्रश्न बना था। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटेराइट मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त मृदा है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं जिसे सिल्ट, क्ले और सैंड कहा जाता है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है?
जस्ता की सर्वाधिक कमी पाई जाती है भारत की मृदाओं में? गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर के नाम से जानी जाती है। अम्लीय यानी कि एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का? TRE 1 में ये प्रश्न आया हुआ था। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आप PRT की तैयारी कर रहे हो या फिर जूनियर या TGT PGT, सब में प्रश्न आते हैं, क्योंकि GS जिसमें भी शामिल है उसमें हेल्प करने वाला है। जैव मृदा यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला होता है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? आंसर होगा कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जिसे डेजर्ट सॉइल के नाम से जानते हैं में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो डेजर्ट सॉइल में नाइट्रोजन पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा, यानी कि पौधों के रोपण के द्वारा सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। pH मान के अनुसार मृदा की प्रकृति यहाँ पर हम देखेंगे। 1 से 6 pH मान होगा तो मिट्टी की प्रकृति अम्लीय मिट्टी का होगी, यानी कि 1 से 6 के बीच यदि pH मान होता है तो वो मिट्टी की प्रकृति अम्लीय मिट्टी कहलाएगी, एसिडिक सॉइल कहेंगे। यदि pH मान 7 होगा तो उदासीन मिट्टी यानी कि नेचुरल सॉइल कहलाएगी, जिस मिट्टी का pH मान 7 होगा। और जिस मिट्टी का pH मान 8 से 14 होगा उसे क्षारीय मिट्टी कहेंगे, यानी कि अल्कलाइन सॉइल कहेंगे। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में प्रश्न इससे बने हैं। अगला टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, स्टार लगाएंगे इस टॉपिक पर, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत की। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण किया गया है। यहाँ पर टोटल 16 समूहों में बांटा गया है भारत की वनस्पतियों को। नंबर 1 समूह 1 में दिया गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जिसे कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये कुल वनों का 2.92% दिया गया है, यानी कि टोटल वनों के परसेंटेज में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का परसेंटेज 2.92 है। समूह 2 देखेंगे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, जिसे कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका कुल वनों में परसेंटेज है 13.79%। समूह 3 में है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जिसे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। ये टोटल परसेंटेज रखता है 19.73%। समूह 4 देखेंगे तटीय एवं दलहनी वन, जिसे लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण वनों में इसका परसेंटेज है 0.69%। समूह 5 है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसे कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। संपूर्ण वनों में सबसे अधिक परसेंटेज है 41.87%। स्टार लगाएंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। समूह 6 में दिया गया है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, यानी कि ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। संपूर्ण वनों में 2.25% इसका परसेंटेज है। समूह 7 देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, जिसे कि ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण वनों में इसका परसेंटेज है 0.13%। समूह 8 में है उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन, जिसे कि सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। टोटल वनों में 2.69% इस वन का होता है। समूह 9 में देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय कोड़धारी वन, जिसे कि सब ट्रॉपिकल पाइन्स फॉरेस्ट कहा जाता है। संपूर्ण वनों में 2.69% इसका हिस्सा होता है। समूह 10
उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जिसे कि सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। सभी वनों में 0.03% होता है इसका परसेंटेज। समूह 11 देखेंगे, माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन जिसे कि माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, 0.69% है इसका। समूह 12 हम देखेंगे, हिमालयी समशीतोष्ण वन जिसे कि हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है, 4.12% इसका है संपूर्ण वनों में हिस्सा। समूह 13 है, हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, टोटल वनों में 0.84% इसका है। समूह 13 हम देखेंगे, हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, टोटल वनों में 0.84% है। अगला है समूह 14, 15 और 16 जिसे उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन के नाम से जाना जाता है, यानी कि सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। संपूर्ण वनों में परसेंटेज इसका है 2.55%। टोटल 100% में इसे बांटा गया है, याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इससे बना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, हमने वहाँ पर देखा था। कुल परसेंटेज की इसकी बात करें तो 41.68% पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है, 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। इम्पॉर्टेंट लाइन है, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, दार्जिलिंग में पाया जाता है सिनकोना वृक्ष। इससे प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। TRE 3 का यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खैर का प्रयोग होता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है, खेजड़ी, और इसे खेजड़ी भी कहा जाता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, वर्ष 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं सागौन और साल के वृक्ष। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे उस लाइन पर। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य होता है, यानी कि अधिकता पाई जाती है। बांस यानी बैम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, लाठी बांस सर्वाधिक पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अगला पॉइंट हम देखेंगे, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री बायोलॉजी EVS की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगला पॉइंट हमारा है भोजपत्र जिसे कि भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है भोजपत्र। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है पलाश के वृक्ष को। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, TRE 3 के PRT में यह प्रश्न पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981 को हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है भारत में मैंग्रोव वनस्पति। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिससे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। इम्पॉर्टेंट लाइन है, भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र यहाँ पर हम देखेंगे,
एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। नंबर 1 है हिमालयी, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। इसका विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक है। वनस्पति वितरण किया गया है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, जिसमें कि आते हैं चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष आते हैं इसके अंतर्गत। नंबर 2 आता है अल्पाइन क्षेत्र, जो कि शीतोष्ण से ऊपरी सीमा रखते हैं श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष तथा सदाबहार वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सिक्किम से दार्जिलिंग तक का क्षेत्र ये कवर करते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र है तो ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी वेत के जंगल पाए जाते हैं यहाँ पर। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों के अंतर्गत इसमें सदाबहार वन, बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। सिंधु एवं मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदानों में यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। नंबर 5 है, नंबर भी आपको याद रखना है, 8 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 5 है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि कछारी मैदानों को कवर करता है। इसमें गेहूं, चावल, गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र यह भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि को कवर करता है। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन होते हैं। मालाबार क्षेत्रों में यह प्रायद्वीपीय तट को कवर करता है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप को यह कवर करता है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अल्पावी जंगलों की अधिकता पाई जाती है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान कौन कौन से हैं, एक साथ आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, देहरादून में, राज्य है उत्तराखंड में स्थित है ये देहरादून। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1985 में जोधपुर राजस्थान में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापना हुई थी। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में जोरहाट असम में स्थापना की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापना की गई। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1977 में शिमला हिमाचल प्रदेश में की गई है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्थापना 1997 हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थापना 1995 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में स्थापना की गई है इसकी। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की स्थापना 1993 रांची झारखंड में स्थापना की गई है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1962 बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में भोपाल में हुई है मध्य प्रदेश। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना 1988 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है। लास्ट हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी स्थापना की गई है। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। अगली टॉपिक हम देखेंगे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।